हाँ, प्यूरान या पायरन? क्या नाम होता है पूरा ग्लूकोज का? अल्फा डी प्लस और माइनस। प्लस ग्लूकोपाइरानोज होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या चीज से होता है? डेक्सट्रोज या लिवोज? डेक्सट्रोज। हम लोगों ने स्ट्रक्चर सुक्रोज का बनाया था। सुक्रोज के मोनोमर्स में किस किस का इस्तेमाल हुआ था? सुक्रोज के मोनोमर्स में किस किस चीज का इस्तेमाल हुआ था? नाम कॉन्फ़िगरेशन के साथ। अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी फ्रक्टोज। कौन कौन से कार्बन के बीच में लिंकेज था? C1 और C2। और जो लिंकेज का फॉर्मेशन हुआ था उसको क्या कहते हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। बनवाया था क्या? कोई दिक्कत, कोई आपत्ति नहीं। चलिए आगे बढ़ेंगे, इसी तरीके से लिखेंगे सारे बच्चे। लिखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ माल्टोज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माल्टोज? सारे बच्चे बताओ, बोलो बोलो। माल्टोज समझ रहे हो? द वर्ड माल्टोज कम फ्रॉम द वर्ड माल्ट। किससे है बोलो? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ माल्ट? वेस्ट ऑफ सुगर इंडस्ट्रीज। वेस्ट ऑफ क्या जल्दी बताइए? सुगर इंडस्ट्रीज। हालांकि इसके अंदर शुगर कंटेंट तो होगा। कौन सा कंटेंट होगा बताओ? शुगर कंटेंट। अब इसके केस में जब कभी माल्टोज का फॉर्मेशन करते हो बेटा, तो सुनो, वर्ड माल्टोज कहां से आया था बोलो? वर्ड माल्ट से। किससे आया था बोलो? माल्ट से। माल्ट का मतलब होता है वेस्ट ऑफ शुगर इंडस्ट्री। अब माल्टोज अगर आप बनाने जाएंगे तो ये भी एक प्रकार का ग्लूकोज है। तो ये बनता किस चीज से है? तो इसके मोनोमर्स कौन कौन से होते हैं? लुक हियर, इसके मोनोमर्स कौन कौन से होते हैं? इसके मोनोमर्स होते हैं बच्चा, इसके मोनोमर्स होंगे दोनों के दोनों अल्फा डी ग्लूकोज। कौन कौन से होंगे बोलो? अल्फा डी ग्लूकोज। समझ में आ गया? अब अल्फा डी ग्लूकोज तो आप लोग बनाना जानते हो। अल्फा डी ग्लूकोज किससे बनता है जल्दी बताओ सारे बच्चे? पायरन से या फ्यूरान से? 5 कार्बन या 6 कार्बन? तो चलिए एक बार फिर से वापस से बना लेते हैं उस स्ट्रक्चर को। ओके, चलिए सभी को हेल्प करना। आइए मैं लंबी लंबी लाइंस खींच देता हूं। आपको बताना है इन लाइंस पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। आपको बताना है इन लाइंस पे क्या क्या कॉन्फ़िगरेशन होने वाला है। लुक हियर, चलिए बताइए। पहला अल्फा डी ग्लूकोज है। OH किधर होना चाहिए? यहाँ नीचे या ऊपर? तो H किधर? इसमें OH नीचे, ऊपर तो H। फिर OH ऊपर, नीचे और H, CH2OH और H किधर? नीचे। क्या फिफ्थ कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन बदलता है कभी क्या? नहीं बदलता। अब यहाँ पे C1 कार्बन ले लो। कौन सा कार्बन ले लो? C1। ओके, कौन सा कार्बन ले लो? C1। और ये C2 कहलाएगा और ये C3 कहलाएगा, ये C4 कहलाएगा। सॉरी, C1 C2। अच्छा, कुछ गलती हो गया क्या?
हाँ, हाँ, गलती हुआ। यहाँ पे तो नहीं होगा ना ये? अरे 5th कार्बन पे होता है ना? तो बताओ यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? H नीचे ऊपर ऊपर? हाँ, चलो सॉरी फॉर दैट। H ऊपर, OH, फिर CH2OH ऊपर, सॉरी फॉर दैट। और ये क्या हो जाएगा? H। तो C1 C2 और क्या चाहिए? C3 C4 और क्या चाहिए? C5। ये 5 कार्बन और 6 कार्बन, ओके। अब बताओ ये तुमने क्या बनाया? अल्फा डी ग्लूकोज। अब मैं तुमको डायरेक्टली बताते चलूंगा, आपको ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाना है। इसमें क्या होता है? हो गया खटपट। अल्फा डी ग्लूकोज कौन सा है जल्दी बताइए? अल्फा डू ग्लूकोज। इसके 2 यूनिट्स होते हैं। कितने यूनिट्स होंगे? 2 यूनिट्स। मतलब इसके 2 मोनोमर्स लेने हैं आपको, ठीक है। और मैंने बताया था एक से H और दूसरे से OH। एक से H और दूसरे से क्या चीज? OH। H और OH लोगे तो बच्चे यहाँ पे आपको करना क्या पड़ेगा? एक का पहला कार्बन लेना है और एक का फोर्थ कार्बन लेना है। पहले वाले का पहला कार्बन और दूसरे वाले का फोर्थ कार्बन, और बनेगा C1C4 लिंकेज। समझ में आ गया? कौन सा लिंकेज बनेगा? नाम बताओ। नाम क्या होता है लिंकेज का? ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। क्या नाम होता है बोलो? ग्लूको, ये लिखा है ना? देखो तो कॉपी में अपने लिखवाया ये ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। ग्लूकोज के अंदर जो बनता है ग्लूकोसाइडिक लिंकेज। तो एक का पहला कार्बन और दूसरे का कैसा कार्बन? फोर्थ कार्बन। तो ये पहला कार्बन और एक का कौन सा कार्बन हो गया? फोर्थ। तो भैया हम ड्रॉ कैसे करें इसको? बहुत सिंपल तरीका है बच्चा। एक काम करो, देखो इसको कैसे करना है, बहुत सिंपल एंड स्ट्रेट। इस तरीके से आप कार्बन के मोनोमर बना लो। बन गए क्या? ओके। और दूसरे वाले का भी आपको बनाना है तो देखो ऐसे बना लो। C1 C2 C1 C2 C3 C1 हो रहा चेंजेस। ओके। लुक हियर, देखो आराम से बन जाएगा। सारे बच्चे देखना यहाँ पे। C1 C4 लिंकेज बनाना है आपको, आप ऐसे भी बना सकते हो। तो यहाँ पे C1, ये C2, ये C3, C4, और इसका क्या हो जाएगा? C1 हो गया। अगेन क्या हो जाएगा? ये C2 C3 C4 C5 C5। बोलो आया नहीं आया? इन दोनों मोनोमर्स के बीच में लिंकेज बनाना है। तो मतलब इन दोनों मोनोमर्स के बीच में लिंकेज बनाना है। तो इन दोनों के बीच में आप O का लिंकेज किससे बना दोगे? एंड दिस लिंकेज इज बेसिकली कॉल्ड एज, कौन सा जल्दी बताइए? द सेम वन इज द ग्लूकोसाइडिक। आया समझ में? बस ये टर्म याद रखना है कि C1 और क्या हो जाएगा? C4। दिस कॉल्ड एज द मोनोमर्स ऑफ व्हाट जल्दी बताइए? माल्टोज। ओके। तो वहां C1 C2 लिंकेज था, बट याद कीजिए वहां पे क्या था? अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी फ्रुक्टोज। और यहाँ पे दोनों के दोनों क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज ही है दोनों के दोनों, और दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है, तो एक का H लोगे और दूसरे का क्या लोगे? OH। एक का H और दूसरे का OH। कंफ्यूज मत करना, यहाँ पे ध्यान देना। दोनों के बीच में ग्लूकोसाइडिक लिंकेज बना दोगे, C1 C4 लिंकेज होगा, ठीक है। अच्छा देखना थोड़ा सा, सोचो अगर एक का तुमने OH लिया तो किसी ना किसी का H कंसिडर किया होगा, बोला हाँ या ना? और वही जो H लिया तो उससे H से OH से H निकल गया, दोनों के बीच में कौन सा का बॉन्ड बन गया? This kind of bond is basically called glucosidic linkage। क्लियर है यहाँ से? तो याद रखिएगा मोनोमर्स आपसे ड्रा करवाया जाता है। कॉपी कर लो जल्दी से। कॉपी डालेंगे सारे बच्चे माल्टोस। ऐसे 3-4 शुगर्स के आपको याद रखने हैं। ग्लूकोसाइडिक और ग्लाइकोसाइडिक होता है। ग्लाइकोसाइडिक है आई थिंक। ग्लाइको
ग्लाइकोसाइडिक कर लेना, सॉरी फॉर दैट, नॉट ग्लूकोसाइडिक, ग्लाइकोसाइडिक। हाँ मैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज इज द राइट टर्म, नॉट ग्लूकोसाइडिक। GLU जो क्यों GLY कर लो, ग्लाइकोसाइडिक इज द राइट आंसर, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। याद रहेगा बोलो, सुक्रोज एंड द माल्टोज। नेक्स्ट, नेक्स्ट लिखिएगा स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज। स्ट्रक्चर ऑफ लैक्टोज, लैक्टोज कहाँ होता है भैया? इट इज प्रेजेंट इन मिल्क हियर। तो लैक्टोज के अंदर क्या होता है, चलो लिखेंगे इसके स्ट्रक्चर्स। ये होता है बीटा डी गैलेक्टोज, इसके बारे में बात बताते हैं अभी, प्लस बीटा डी ग्लूकोज। अब बीटा डी ग्लूकोज तो सब बनाना जानते हैं, गैलेक्टोज देख लेते हैं थोड़ा सा। ओके आ जाओ। पहले OH ऊपर, फिर OH नीचे, फिर OH ऊपर, फिर ऊपर, फिर CH2OH। कुछ स्ट्रक्चर्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ओके फिर से देखना, OH ऊपर, फिर डाउन गया, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर। ओके अब जहां जहां रिमेनिंग है वो HH हो गया क्या? एंड दिस द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, जल्दी बताइए, बीटा टू लैक्टोज। आइए बीटा डी ग्लूकोज बना ले क्या? क्या बीटा डी ग्लूकोज होगा बोलो? कैन आई से दिस?
चलिए बीटा में क्या होता है, बोलो बोलो फटाफट। OH ऊपर और H फिर इसमें ऊपर हो जाएगा, नीचे हो जाएगा OH। कंफर्म है आप? नीचे चला जाएगा OH नीचे और H फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे H ऊपर, यहाँ पे और नीचे ही रहेगा और H ऊपर फिर CH2OH और H। अरे आएगा नहीं आएगा? श्योर है क्या? अरे कॉपी में आपके बना हुआ है भाई, आप लोग देख के क्यों गलत बताते रहते हो, बोलो तो कहाँ होगा। पहला सही है, दूसरा कहाँ पे, थर्ड में OH ऊपर होगा, सब में OH ऊपर होगा। क्लियर है? ठीक है, राइट, कोई बात नहीं है। आप इसको राइट साइड लेफ्ट साइड वाले में देख के करोगे, आराम से हो जाएगा। अब करना क्या है, देखो यहाँ से, लुक हियर, बीटा डी गैलेक्टोज ये स्ट्रक्चर होता है, ठीक ना, याद रखेंगे इस स्ट्रक्चर को, ठीक है। और ये बीटा डी ग्लूकोज है। करना क्या है, अगर ऐसा आ गया तो इसमें C1 और C4 लिंकेज होता है। C1 और क्या चीज, C4 लिंकेज। आपसे मोनोमर्स बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे गए विद द लिंकेज। यहां से OH उठाएंगे आप और यहां से क्या हटाएंगे, H। OH और H को हटा दो, क्या आ जाएगा, H2O। तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक O लिंकेज बॉन्ड बन जाएगा। तो OH और H को हटा रहे हैं हम, तो माइनस H2O किया, ठीक है। होप सो आई प्रोबेबली समझ जाओगे सबको, हो जाएगा। अब इसको हटा दिया तो इसके बीच में हमको एक ग्लूकोसाइडिक लिंकेज बनाना है, तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ, इसके बीच में एक बॉन्ड बना देते हैं O, और इसके साथ भी O बन गया। एंड दैट लिंकेज इज कॉल्ड एज अगेन बोलो, इज अ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। सॉरी फॉर दैट था, मैंने ग्लूको बोल दिया, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, मतलब ये हटाने के बाद ये बनेगा रेड वाला। ओके, दैट इज C1 C4 लिंकेज कहला जाता है। तो ये बेसिकली समझ में आ गया, द सुक्रोज, माल्टोज एंड द लैक्टोज। सारे बच्चे रिवाइज करेंगे मेरे साथ, याद भी करते चलना है। सुक्रोज का बोलो C1 C2, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी फ्रुक्टोज। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, बोलो क्या पढ़ा, बोलो बोलो। माल्टोज, माल्टोज में क्या था, दो अल्फा डी ग्लूकोज, लिंकेज कैसा था, C1 C4 ग्लूकोसाइड ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ओके, उसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा, लैक्टोज। लैक्टोज में एक स्पेशल नेम आया और नेम इज व्हाट, जल्दी बताइए, गैलेक्टोज। देखो वही क्या होता है ना, इसी के कॉन्फ़िगरेशन में कुछ इन्वर्जन्स होते रहते हैं। OH ऊपर चला गया, H नीचे आ गया, रादर ऐसा। अगर ऐसा है कुछ, बस फाइनली आपको क्या करना है, H और OH को निकाल के H2O में एलिमिनेट कर दो, एलिमिनेट करके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बना दो, तो बीटा डी गैलेक्टोज एंड बीटा डी ग्लूकोज, अगेन द लिंकेज इज व्हाट, जल्दी बताइए, C1 C4 लिंकेज। इनमें से कोई भी ऑप्शंस आपके पास आ सकते हैं, और कई बार बोल रहा हूँ, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी परीक्षा उठा लो, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड्स में भी बहुत अच्छा सवाल आता है, आपके हर एग्जामिनेशन में आता है। हालांकि ये चैप्टर उतना टफ नहीं होता, बट पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। क्यों ज्यादा है, बिकॉज भैया ये बहुत ज्यादा डिमांडिंग थिंग है आजकल के वर्ल्ड के अंदर, बिकॉज फूड प्रोसेसिंग का ये पार्ट है। ओके, इस कारण से कहते हैं कि बच्चों को एटलीस्ट थोड़ा बहुत तो जानकारी हो कि है क्या बेसिक्स। लैक्टोज तो सब समझते हैं, आप लैक्टोज अपने बायोलॉजी के अंदर भी पढ़ते हैं, हाँ या ना, माल्टोज भी पढ़ा होगा, फ्रक्टोज भी पढ़ा होगा, बट स्ट्रक्चर वहां पे बात नहीं की जाती। हार्वर्ड प्रोजेक्शन है वहां पे, नहीं होगा। 3D प्रोजेक्शंस का काम केमिस्ट्री करती है, आया समझ में। तो एक्चुअली ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स आपको ऐसे दिखाई देते हैं, और उसी के बाद इसकी स्पाइक रेटिंग की जाती है। ये जो देख रहे हो ना, इसके स्पाइक्स है ग्लूकोज के, ठीक ना, ये स्पाइक रेटिंग की जाती है, वही हमें बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करके यही बॉन्ड्स ना हमें एनर्जी प्रोवाइड करते रहता है, ठीक है। तो दैट इज द बेसिक थिंग। क्लियर हो गया सभी को, चलो कर लो। एंड दैट इज बेसिकली व्हाट, जल्दी बताओ, लैक्टोज।
हो गया सभी का? नेक्स्ट। चलिए लिखेंगे आप टॉपिक। हो गया सभी का? कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च। कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च। गिव द टॉपिक कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च। कंपोनेंट्स ऑफ स्टार्च लिखेगा। फॉर्मूला स्टार्च का क्या होता है मैंने बताया था स्टार्टिंग में, C6H10O5 ब्रैकेट में N। याद करो, बनाना सिखाया था स्टार्टिंग में। C6H10O5 पॉलीमर्स होते हैं। बोलो यार ये सोनो, ये पॉलीसैकेराइड्स के अंदर फॉल करता है, हाँ या ना? और ये नॉन शुगर्स होते हैं। क्या होते हैं ये? नॉन शुगर्स। जैसे मोनोसैकेराइड्स था, ओलिगो था, और ये क्या था? पॉली। पॉली के अंदर स्वीट टेस्ट नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? बोलो। नॉन शुगर्स। क्या कहते हैं? नॉन शुगर्स। तो उसी नॉन शुगर्स के बेसिस पे इसका आंसर करना है आपको। अब देखो, इसके कंपोनेंट में दो मेन कंपोनेंट्स होते हैं। लिखिएगा, लिखिएगा। पॉइंट 1 लिखो। It has two main components. 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 पहला amylose. The second one is amylopectin. Amylose and amylopectin. Amylose and amylopectin. देखो, अभी जो हम लोगों ने एग्जांपल करा इससे पहले वाला, सबसे पहले हम लोग मोनोसैकेराइड्स करा, ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। बोलो हाँ या ना? बोलो। ग्लूकोज किया और कौन सा किया? फ्रक्टोज। उसके बाद हम लोग ओलिगो की तरफ बढ़े। ओलिगो में हम लोगों ने बाइसैकेराइड्स के एग्जांपल करे, ग्लूकोज किया, माल्टोज किया और लैक्टोज किया। अब हम लोग चल रहे हैं पॉलीसैकेराइड्स की तरफ, और पॉलीसैकेराइड्स में सबसे पहले क्या पढ़ रहे हैं? स्टार्च। और स्टार्च में सबसे पहले क्या रहा है? एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। मतलब आपको स्टार्च के स्ट्रक्चर में दो तरह के पॉलीमर्स नजर आएंगे। एक सीधे सीधे चेन वाले पॉलीमर्स होंगे, देखो ये पॉलीसैकेराइड्स है, इसमें बहुत छोटे छोटे मोनोमर्स ग्रुप होंगे, बहुत सारा ग्लूकोज का चेन होगा, और इसमें कुछ इसमें स्ट्रेट चेन होते हैं, कुछ ब्रांच चेन होते हैं। जो स्ट्रेट चेन होते हैं देन दैट इज बेसिकली कॉल्ड एज व्हाट? अमाइलोज। और जो ब्रांच चेन होते हैं वो क्या होते हैं? एमाइलोपेक्टिन। दोनों में एक मेजर डिफरेंस है, तो लिखिएगा डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। डिफरेंस बिटवीन एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। Difference between amylose and amylopectin. Difference between amylose and amylopectin. Amylose and amylopectin. एक तरफ amylose डालो, एक तरफ amylopectin डालो, लाइन डिफरेंसेस। कई बार आता है बोर्ड्स में ये चीज। amylose लिखो, सीधी लाइन खींचो, amylopectin डालो। amylose लिखो, सीधी लाइन खींचो, amylopectin डालो। चलिए लिखेगा पहला डिफरेंस, फिर बता देता हूं, सुन लो। ये मोनोसैकेराइड, ये पॉलीसैकेराइड्स है। पॉलीसैकेराइड्स को मान के चलो तुम्हारे पास स्टार्च है, स्टार्च को तुम मॉलिक्यूलर बेसिस पे स्टडी करने के लिए गए, और तुमने उसको ओपन करके देखा, और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर को जब रीड करना चालू किया, तो उसमें दो तरह के फिजिकल स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे थे तुम्हारे। ऐसा मानो कि उसका दो ऑर्गेनिक एलोट्रोपिक फॉर्म है। ऑर्गेनिक बोले तो नेचर में जो एग्जिस्ट करता है, एलोट्रोपिक बोले तो मतलब उसके दो फिजिकल एग्जिस्टेंस होते हैं। तो जैसे कि दो फिजिकल एग्जिस्टेंस है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज वाला जो आपको नजर आएगा, तुमने माइक्रोस्कोप से देखा, या कुछ आपके पास हाई क्वालिटी के लेंसेस प्रेजेंट है, उससे आप नजर डाल रहे हो,
तो तुम्हें कुछ चेन सीधी सीधी नजर आ रही है, ठीक है, जो सीधी वाली चेन है एमाइलोज है, जिसमें ब्रांचिंग आ जाती है तो उसको कहते हैं ब्रांच चेन। अब उसमें भी डिफरेंसेस तुम देखे तो इनमें से अमाइलोज वाला जो सेक्शन होता है वो पानी के अंदर सॉल्युबल हो जाता है, मिल जाता है पानी में, और स्टार्च के अंदर एमाइलोपेक्टिन जो होता है वो इसको मिलने नहीं देता। इसलिए कभी भी आप जूट के, व्हीट के, व्हीट जो होता है गेहूं, या फिर जो कोई जो गाय चारा खाती है भूसा वगैरह, उसको जब कभी आप देखते हो तो पानी में मिलते नहीं देखे होगे आपने, इज नॉट डिजॉल्वेबल इन द वाटर। बोलो यार यस और नो। और अगर तुम जैसे आटा बना के घोलेंगे बेटा, तो आटा बना के अगर आपने घोला तो एक तरह का वो पेस्ट तैयार होता है, इट इज अ पार्शली सॉल्युबल ना। हाँ, ज्यादा पानी देंगे बच्चे बनेगा वो, लेकिन सोचिए तो सही, कुछ दिन के बाद पिपटी बन जाता है ना उसका। ऐसा नहीं होता, देखिएगा मैं बताता हूँ क्या होगा, एग्जैक्टली मैं आता हूँ। अगर आप उसको मिलाओगे तो एक व्हाइट सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा, ऐसा मानो कि जैसे आपने चावल का मार निकाला है, तो मार तो सॉल्युबल हो जाता है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मिला हुआ है, बट क्या वो ट्रांसपेरेंट होता है पूरी तरीके से? नहीं, धुंधला हो जाता है। और कुछ हिस्सा नीचे जाके बताओ आटे का किधर बैठ जाएगा? नीचे। तो कुछ हिस्सा जो प्योर एमाइलोपेक्टिन ज्यादा कंसंट्रेशन में था वो नीचे बैठ गया, और जो एमाइलोज वाला था वो ऊपर रह गया। जो ऊपर रह गया वो धुंधला सा सॉल्यूशन बना देता है, ठीक है, और जो नीचे बैठ गया एमाइलोपेक्टिन है। समझ में आई बातें? मतलब ये डिफरेंसेस में क्रिएट नहीं, ऐसा नहीं कि तुम पानी में घोल के इन दोनों को डिफरेंस कर लोगे या सॉरी सेपरेट कर दोगे, लेकिन बता रहा हूं ये आटा इज पार्शियली सॉल्युबल, वो सॉल्यूशन भी तो बना देता है पार्शियली व्हाइट कलर का, बट वो पीपीटी के फॉर्म में बैठ भी तो जाता है, ना तो पूरी तरीके से मिलता है ना पूरी तरीके से घुलता है। बोलो हाँ या ना? बिकॉज उसको 50% या फिर कुछ परसेंट पार्ट मिलता है और मैक्सिमम पार्ट ना के बराबर मिलता है। ये लगभग 80 टू 85% होते हैं और ये 15 टू 20% के अप्रॉक्स होता है। आया समझ में? चलिए लिखेंगे पहला डिफरेंस, लिखिएगा पहला डिफरेंस लिखिएगा। द फर्स्ट वन इज इट्स अ लीनियर पॉलीमर, इट्स अ लीनियर पॉलीमर, लीनियर मींस व्हाट? इट्स अ स्ट्रेट लाइन चैन, स्ट्रेट लाइन पॉलीमर्स, लिखिएगा पहला एमाइलोज के नीचे पहला पॉइंट, इट इज अ लीनियर पॉलीमर, इट इज अ लीनियर पॉलीमर, लीनियर पॉलीमर बोले तो स्ट्रेट लाइन पॉलीमर्स, ओके। उसके अंदर लिखिएगा इट इज अ ब्रांच पॉलीमर, 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 लिखा। नेक्स्ट लिखिएगा, नेक्स्ट लिखिएगा, ये लगभग बोला था 15 to 20% स्टार्च में होता है, वो 80 to 85% होता है, तो लिखिएगा 15 to 20% इन स्टार्च, इसमें एमाइलोज में 15 to 20% इन स्टार्च, 15 से लेके 20% होगा ये, 15 to 20% इन स्टार्च, और ये कितना हो जाएगा 80 to 85% इन स्टार्च, 80 to 85% इन स्टार्च, 80 to 85% इन स्टार्च, एज पर माई इंफॉर्मेशन जो कि मैंने आपको दिया। एमाइलोज इज वाटर soluble बट एमाइलोपेक्टिन इज वाटर insoluble, लिखिएगा वाटर soluble वाटर insoluble, water soluble and water insoluble, water soluble and water insoluble। इसमें सीधे सीधे लिंकेज होगा, बोलो यार। द स्ट्रेट चेन लिंकेज बिकॉज द लीनियर पॉलीमर, इसमें लिखे हुए C1C4 लिंकेज, C1C4 लिंकेज, इसमें C1C4 लिंकेज, C1C4 लिंकेज, C1C4 लिंकेज, आया समझ में? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, C1C4 लिंकेज किसका? ठीक है C1C4 तो है, बट किसका? ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, अल्फा है, बीटा है, गैलेक्टोज है, क्या है? इट्स अल्फा डी ग्लूकोज, क्या होगा बोलो? लिखो, लिखेगा C1C4 लिंकेज ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, इसी में एमाइलोज में ही C1C4 लिंकेज ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज, और इसका लिखेगा C1C4 लिंकेज ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज विथ
C1C4 linkage of alpha D glucose with C1C4 linkage of alpha D glucose with branching at C6 with branching at C6 with branching at C6 with branching at what, जल्दी बताइए, C6. तो समझ में आया यहाँ पे दोनों में अल्फा डी ग्लूकोज एज अ, सुनो आपसे पूछेगा व्हाट इज द मोनोमर ऑफ स्टार्च, द आंसर इज अल्फा डी ग्लूकोज. व्हाट इज द लिंकेज इन स्टार्च, तो C1C4 linkage, but there are two kind of linkage, either it is a linear or it is a branch. If it is a linear then the C1C4 linkage will be concerned, and after that अगर आपसे branch के बारे में कहा जाए there is a amylopectin, C1C4 तो होगा ही होगा, बट ब्रांचिंग के अंदर C6 लिंकेज भी इन्वॉल्व होगा. ओके, समझ में आ गया, चलिए लिखेंगे आगे. समझ में आया, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन, बताओ. ओके, ये क्लियर है यहाँ से, बोलो सबको समझ में आया. नाउ गिव द टॉपिक सेल्यूलोज. सेल्यूलोज, सेल्यूलोज कहाँ होता है भाई, सेल्यूलोज कहाँ होता है, शेल में होता है, कहाँ होता है सेल्यूलोज, CELLU CELLU LOSE, सेल्यूलोज, सेल्यूलोज, CELLULOSE, सेल्यूलोज टॉपिक डालेंगे. चलिए लिखिएगा, इसमें क्या होता है सेल्यूलोज में, डायरेक्टली लिखिएगा C1C4 लिंकेज ऑफ C1C4 लिंकेज ऑफ C1C4 लिंकेज ऑफ C1C4 लिंकेज ऑफ बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज, C1C4 लिंकेज ऑफ बीटा डी ग्लूकोज. यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति, इज द कंसेप्ट इज क्लियर. अब एनसीईआरटी के थ्रू ये सब जानोगे, लिंकेज का वहां पे मतलब आपको बहुत सारे टर्म्स मैंने पेज में मार्क करवाए थे ना आप लोग को, वहां पे जाके पढ़ोगे आपको लिंकेज से पता चल जाएगा कौन सा स्ट्रक्चर है. अगर बनाने का मन है तो बना लेना, सेम वे बनेगा जैसे बना था वो लोग, ठीक ना. एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आपसे ज्यादातर ऑलिगोसैकेराइड्स के ही स्ट्रक्चर पूछे जाते हैं. अगर इन केस पूछे गए तो ज्यादातर आपसे नाम पूछा जाएगा कहाँ पे लिंकिंग है, ठीक है. तो गो विथ एनसीईआरटी वंस एज अ सफिशिएंट इन नोट्स. अब कुछ बातें जो कि दिमाग में रखनी है लिखोगे, सारे बच्चे लिखो, लिखेगा, लिखेगा टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स, टाइप्स ऑफ मोनोसैकेराइड्स. अब कुछ मोनोसैकेराइड्स आपसे पूछे जाते हैं जो कि 6 से नीचे भी हो जाएंगे, ठीक है. बेसिक कहाँ शुरू होता है बोलो, C6H12O6 से. बट कुछ मोनोसैकेराइडिक बिहेवियर होता है कुछ एलिमेंट्स के अंदर, बहुत कम होता है, और उसके नाम एज इट इज एनसीईआरटी में दे रखे हैं, तो पूछने का तो आपसे कुछ भी पूछेगा. चलिए लिखेगा, सबसे पहले लिखेगा द फर्स्ट वन इज अल्डोट्रायोज, लिखो अल्डोट्रायोज. ओके, नाम से ही पता चल रहा है अल्डिहाइड होगा, ट्राई मतलब 3 कार्बन वाला होगा, याद आया.
CH HOH और CH2OH। बोलो यार यस और नो। याद करो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन, अल्डो ट्रायोस, अल्डो टेट्रोस, अल्डो पेंटोस, अल्डो हेक्सोस। अल्डो हेक्सोस ही अपना ग्लूकोज कहलाता है। अरे बोलो हाँ या ना। तो से अल्डो ट्रायोस हो गया। ओके, अब चलिए इसमें कुछ कुछ चीजें आपको जैसे बताया जाएगा उसको दिमाग में रखते जाइएगा। देखो बच्चे, इसके दो ब्रांचिंग कर लो, ठीक है। अब क्या करना है आपको, एक कार्बन ऐड ऑन करना है इसमें, ठीक है। H है, इधर OH, फिर इधर OH है, इधर H है, ठीक है। कैसे ऐड करेंगे, इसको अल्डो ट्रायोस कहते हैं, ठीक है। कह दिया, समझ में आ गया अल्डो ट्रायोस क्यों कह रहे हैं। वैसे CHO लिखा, ब्रांचिंग बना दीजिए। HOH करना है तो H और OH, पहले से HOH जुड़ा हुआ था क्या, तो H और OH। फिर यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा बोलो लास्ट में, CH2OH। ठीक ना, जैसे बता रहा हूँ ऐसे दिमाग में रखेंगे। फिर CHO कर दिया, फिर सीधी ब्रांच खींचेंगे, फिर क्या कर दो इधर OH, फिर इधर क्या कर दो H, फिर इधर से फिर से बोलो H और OH, और फिर क्या चीज CH2। यहां तक कोई दिक्कत, कोई आपत्ति। इज द कंसेप्ट इज क्लियर, बोलो यार यस और नो। तो ये बना क्या है बोलो, ये बना क्या है, 4 कार्बन का या 3 कार्बन का। अब तो 4 हो गए ना, 1 2 3 4। अरे 1 2 3 4, तो 4 क्या बन गया बोलो यहाँ से, अल्डो टेट्रोस बन गया। क्या बन गया, अल्डो टेट्रोस। अच्छा कि देखो ये बात ना अभी आ रहा है, बट ये बात मैं आपको बता देता हूँ, ये एक्चुअली पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। पॉलीमर कह रहा हूँ आपको, ये आइसोमेरिक स्ट्रक्चर्स हैं, आइसोमर्स है। क्योंकि हो क्या रहा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है, स्ट्रक्चर ही तो डिफरेंट हो रहा है ना। यहाँ पे OH इसका राइट साइड है, इसका OH यहाँ पे लेफ्ट साइड है, द प्रोजेक्शन ऑफ OH इज चेंजिंग ना, ये इन्वर्ट हो रहा है, यहाँ पे राइट से लेफ्ट हो जा रहा है। तो एक्चुअली आइसोमर्स है, ठीक ना। और इस आइसोमर्स में इसका नाम पूछ लिया जाता है, तो इसे हम लोग कह देते हैं इराइथ्रो। क्या कह देते हैं बोलो, इराइथ्रो। ये कन्फिग्रेशन का नाम है, एंड दिस इज कॉल्ड एज ए थ्रियो। ये क्या कहलाता है, इराइथ्रो और थ्रियो। अभी बेसिक्स में नहीं जा रहे उतना, बट अगर इन केस आपसे पूछ दे कि पॉलीसेकेराइड्स के, सॉरी मोनोसेकेराइड्स के अंदर, या फिर आपसे पूछ दे अल्डोटेट्रोस के अंदर, इन गिवन स्ट्रक्चर का स्पेशल नेम क्या होगा, 1 2 3 4 ऑप्शन देंगे, उनमें से एक ऑप्शन सही होगा। अगर OH सेम साइड है तो इराइथ्रो है, और अगर अपोजिट साइड है तो थ्रियो है। देखो OH का पोजीशन आया समझ में, लिखो जल्दी से, लिखते चलेंगे इसको। ये सब ऑल अबाउट बच्चे याद करने का, इसमें कुछ भी नहीं, मैं हेल्प करूंगा आपको, ये आप डायरेक्टली मगअप करेंगे, दैट्स इट। मैं पहले ही बता दिया ये चैप्टर थोड़ा बहुत बायोलॉजी एस्पेक्ट्स का है, तो यहाँ स्ट्रक्चर्स दिमाग में रखने ही पड़ेंगे। अच्छा, इराइथ्रो थ्रियो इज नॉट द नेम, पहली बात बता देता हूँ, इट्स अ कन्फिग्रेशन इन आइसोमर्स। इसको ई कहते हैं, इसको टी कहते हैं, ठीक ना। तो ये कन्फिग्रेशन का नाम है, इससे तुम आगे नाम पढ़ोगे, तो पहले कर लो इसको, तो फिर बात करते हैं। एनसीईआरटी पढ़ा था, एनसीईआरटी किए थे, प्लीज एनसीईआरटी पैरेलली खत्म कीजिए। और बता रहा हूँ, दिस द मेन एंड द लास्ट चैप्टर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ +2। सीबीएसई वाले जो डॉट बच्चे हैं, उनके लिए मात्र 5 चैप्टर बचेगा, फर्स्ट बुक से मात्र 5 चैप्टर पढ़ना है। और इस सिचुएशन में आप अगर अच्छा स्कोर नहीं कर रहे हैं केमिस्ट्री के अंदर, तो दिस द वर्स्ट थिंग कि अगर आपको नहीं आ रहा नंबर, ये मात्र 5 बचेगा। और आप लोग के लिए बता देता हूँ, जो बिहार बोर्ड के एक्सपेक्ट्स के हैं, 2 चैप्टर और एक्स्ट्रा रख लो आप, जो हटाया उसको पढ़ाना है, वैसे पढ़ाऊंगा तो मैं सारा, ठीक है। बट पहले मैं कोई कैलकुलेटिव चैप्टर स्टार्ट करूंगा, जिसमें काफी ज्यादा मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो। तुम लोगों ने एनसीईआरटी कंप्लीट किया अपना, मींस तक कंप्लीट हो गया सभी का, अभी तक नहीं हुआ यार, कब होगा, इस साल हो जाएगा। भाई टाइम लेके करो यार, ऐसे थोड़ी काम चलता है।
एक प्लान करो, इस स्टेट तक कर लेंगे, करेंगे, करेंगे, करते रह जाएँगे पूरी ज़िंदगी भर। जिनका नहीं हुआ है भैया प्लीज़ एटलीस्ट जून लगाओ। जून में आपके 30 तारीख तक पूरा बन जाना चाहिए। कॉपी फिनिश होनी चाहिए आपकी। तब आप फिज़िकल में रिलैक्स वे में एंटर करना फिर, ठीक है? जो इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ बताया। अभी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फिजिक्स में भी चल रहा है। बोला ना 2 टॉपिक्स हैं। खत्म होगा फिर अर्थ मैग्नेटिज्म स्टार्ट होगा। फिर ईएमआई एसी जब आता है तो मैं बोला था मैग्नेटिज्म के बाद थोड़ा स्पीड बढ़ना चालू होगा। तो बी प्रिपेयर अबाउट दैट। इसलिए बता रहे हैं भैया कि प्लीज यूज कीजिए और तुम चाहो ना चाहो मुझे नंबर्स चाहिए भाई। मेरा तो सेल्फिशनेस है भाई, सीधा बात कह रहा है। इक्जिथ्रो थोड़े बच्चा, इराइथ्रो इज देयर। इराइथ्रो इज देयर, इक्जिथ्रो करें आप। ई एक्स देखिए वहां पे। चलो लिखेंगे। अब आ जाओ, ये अल्डो ट्रायोस था। अब अल्डो टेट्रोस में आ जाओ। ओके, अल्डो टेट्रोस का 2 स्ट्रक्चर्स कौन कौन सा? एक इराइथ्रो वाला, एक थ्रियो वाला। अब इराइथ्रो उठाओगे। इराइथ्रो में क्या है बोलो? इट्स सी एच ओ। सारे बच्चे एच ओ एच। मेरे साथ सभी कोई करेंगे एच ओ एच और यहाँ पे सी एच टू ओ एच। ओके, नाउ लुक हियर, मैंने इराइथ्रो वाला स्ट्रक्चर उठाया ये वाला, ठीक है? अब इसमें फिर से उसी तरीके से ब्रांचिंग करेंगे आप। कर दिया? और यहाँ से करेंगे एच ओ एच और यहाँ क्या करेंगे? ओ एच एच, ठीक है? और पहले कार्बन पे लिंकिंग चेंज करेंगे। चलिए आइए करते हैं। तो क्या बन जाएगा बोलो? सी एच ओ एच ओ एच, फिर क्या हो जाएगा? एच ओ एच, फिर बोलो एच ओ एच और क्या हो जाएगा? फिर क्या हो जाएगा बोलो यहाँ पे? सी एच ओ, फिर क्या हो जाएगा? ओ एच एच, फिर बोलो एच ओ एच, फिर बोलो एच ओ एच और क्या हो जाएगा? आया क्या? बोलो यार ये सोनू। अब बताओ ये क्या बना? अल्डो पेंटोज या अल्डो हेक्सोज? ठीक ना? पेंटोज बना क्या? तो अल्डो पेंटोज का फॉर्मेशन हुआ। बोलो यार, ठीक ना? इसे हम लोग कहते हैं राइबोज। क्या कहते हैं इसको? राइबोज। क्या कहते हैं इसको? राइबोज। ठीक ना? क्या कहते हैं इसको? राइबोज। और राइबोज कहते हैं और इसको अरबिनोज कहते हैं। अब एग्जामिनेशन में आपसे डायरेक्ट ऐसे स्ट्रक्चर्स पूछे जाते हैं। अरबिनोज स्ट्रक्चर पहचानिए, राइबोज स्ट्रक्चर पहना है। अब देखो बायोलॉजी में ये सारे नेम्स आई थिंक कहीं ना कहीं आते ही होंगे। पे ज्यादा पढ़ना है, बहुत ज्यादा है इस डेप्थ में। बायोमोलिक्यूल्स वहां भी है ना, इससे बहुत ज्यादा होगा वहां पे कितना भी होगा तो। राइबोज है और यहाँ पे क्या है? अरबिनोज। अब देखो कैसे याद करोगे, सोचो किस तरीका। तुमने 1 मिनट लुक है, याद करने का तरीका छापिए मत, पहले सुनिए। आपने अल्डो ट्रायोज का कौन सा स्ट्रक्चर उठाया बोलो? इराइथ्रो या थ्रियो? इराइथ्रो में दोनों साइड क्या होता है? सेम साइड OH लगा होता है। उसके पहले कार्बन पे लगा दो HOH तो सारे OH एक साइड हो गए। तो नाम क्या पड़ गया? राइबोज। और अगर उल्टा हो गया तो अरबिनोज। आया समझ में? तो यहां से फॉर्म कर रहा है। ओके, चलिए कर लीजिए कॉपी। अल्डो टेट्रोस से अल्डो पेंटोस बनो और उसके नाम लिखो।
चलिए उसके बाद हम लोग टॉपिक उठाएंगे थ्रियो। थ्रियो कैसे बनेगा बोलो, इराइथ्रो का भाई थ्रियो आया ना। अब इससे बनाएंगे हम लोग क्या चीज, अल्डो टेट्रोस से अल्डो पेंटोस, और उसके दो अलग नाम होंगे। समझ में आ गया, प्रोसेस यही है। क्या समझ पा रहे हो आप इसको? चलिए बताइएगा, थ्रियो कैसे बनाओगे आप बोलो, सी एच ओ, फिर बताओ क्या हो जाएगा, ओ एच और एच हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, एच ओ एच, फिर क्या हो जाएगा, सी एच टू ओ एच। समझ पा रहे हो कैसे कर रहे हैं? ये कौन सा ले लिया, थ्रियो वाला ले लिया। अब थ्रियो में एच ओ एच और ओ एच एच ऐड करो। समझ में आया कैसे कर रहे हैं? पहले कर लो कॉपी यार, इन्हीं का गिरा यार। क्या हटाए हम, बोलो यार, हो गया सभी का। चलिए सेम प्रोसेस अपनाइए इसमें, बोलिए क्या करेंगे, बोलिए सभी कोई। इसके दो ब्रांचिंग करेंगे, क्या क्या करेंगे बोलो, एच ओ एच, ओके। चलिए बनाया जाए, सी एच ओ, क्या होगा बोलो, फिर क्या चीज, फिर कोई दिक्कत कोई आपत्ति। उसी तरीके से ये क्या बन जाएगा, सी एच ओ, पहले क्या आ जाएगा, ओ एच एच, फिर क्या है बोलो, ओ एच एच, फिर एच ओ एच, फिर बन जाएगा, इसे कहते हैं जाइलोज, ऐसे कहते हैं लिक्सोज। राइट डाउन इट। बन गया सभी का, बोलो यार, जाइलोजन क्या हो जाएगा बोलो, लिक्सोज। अब राइबोस शुगर का आपको स्ट्रक्चर बताना है। राइबोस दिख रहा है क्या आपको अल्डो पेंटोज में, राइबोस दिख रहा है क्या बोलो यार, राइबोस का कॉन्फ़िगरेशन बोलो यार, एच ओ एच, एच ओ एच, फिर एच ओ एच, फिर क्या हो जाएगा, ये किसका बना बोलो, राइबोस का बना क्या। अब बताओ इससे अगर एच ओ एच ऐड किया जाए तो इसमें क्या बन जाएगा बोलो, हेक्सोज वाला बनेगा या पेंटोज वाला बनेगा, हेक्सोज बन जाएगा।
अब मैं नाम लिख रहा हूँ, डायरेक्टली ऐड कर लेना आप लोग, वैकेंसी स्पेस छोड़ देता हूँ। इसके अंदर HOH अगर करेंगे, लुक हियर, सेम प्रोसेस। अगर आपने राइबोस शुगर उठाया, HOH किया और फिर OHH, बातें मत करो प्लीज। HOH और क्या हो जाएगा? OHH। HOH अगर किया तो इधर H और इधर क्या हो जाएगा? OH। नाम हो जाता है एलोस। क्या नाम हो जाता है? एलोस। इसका नाम होता है अल्ट्रोज। एलोज और क्या चीज? अल्ट्रोज। दैट्स इट। ठीक ना? राइबोस के साथ अल्डोपेंटोज में और क्या आया था बोलो? राइबोस के साथ क्या आया था बोलो? राइबोस के सामने वाला क्या था? क्या था? राइबोसोम है? अरबिनोज। राइबोसोम बोल रहे हैं इसको। कहीं कहीं से कुछ उठाते हैं। RIBO। तेरी देखिएगा, अरबिनोज। देखिए, अरबिनोज का स्ट्रक्चर बताइए। युगांडा वासी बोलो। OHH, फिर HOH, HOH, CS2। अरे आया नहीं आया? अब क्या करेंगे बोलो? HOH कर देंगे क्या? तो क्या बन जाएगा बोलो? CHO, सीधी लाइन, 1 2 3 4। क्या बन जाएगा बोलो? HOH, OHH, HOH, HOH, और क्या बन गया? CS2OH। बोलो थोड़ा नाम इसका क्या है? हाँ, क्रोमोजोम। नाम? अरे नाम क्या है इसका? अबे साला ये ग्लूकोज है। युगांडा वासी 6 तक पहुंच चुके हैं। यही नहीं पता है? ग्लूकोज है ये। क्या है? ग्लूकोज। अरे यही था ग्लूकोज। पी गए? अरे ये ग्लूकोज है ना? तुरंत भूल जाते हैं ना। आइए फिर बताइए। OHH है इधर देखिए। 1 2 3 4। नाम बताइए तो इधर क्या हो जाएगा? OH, H, फिर OH, H, फिर H, CS2। इसका नाम होता है मैनोज। क्या नाम होता है? मैनोज। घर जाते जाते मनोज। नॉट योर फादर्स नेम। घर जाते जाते मनोज। मनोज का स्ट्रक्चर पढ़ लिए। अरे मैनोज। इन्हीं के पिताजी का नाम प्लीज ऑफेंसिव नाम। क्या हुआ? मनोज। एक बस और एक स्ट्रक्चर में तुमको बता देते, ये हो गया ना? ये नहीं हुआ था साला। एलोज एंड अल्ट्रोज। There is glucose and manoj. Manoj. मनोज।
इट ओके? बोलो यार, लास्ट वाले समझ रहे हो ना? वो तुम्हारा कहाँ गया भाई? तुम्हारा दोस्त 15 दिन बाहर चला गया? क्या करने गया है? घूमने? पंजाब गया? तो पंजाब घूमने की जगह नहीं है? वो बच्ची नहीं आ रही का फेस्टिवल? हाँ, का फेस्टिवल होगा ना भाई। तुम्हें इनविटेशंस नहीं दिया जाता तुम सभी को? बुलाते नहीं है तुम्हारे दोस्त? बुलाते हैं, तुम जाते नहीं हो खाने? पन्नी लेके जाते हैं, जो बच गया समेट लेंगे। रास्ता में खैले खैले धीरे धीरे। हमारा ये स्टैंडर्ड नहीं है, वी आर फ्रॉम द एटिकेट्स फैमिली, है ना? हम ऐसा थोड़ी करते हैं। हम हाथे में ले लेते हैं, पन्नियों ने लेते हैं। जेबी में पूरी रखिए। सब्जी सब्जी रखते तो प्रो लेवल वाला बात होता ना। हुआ या नहीं हुआ? हो गया? तो याद रखना, ग्लूकोज के पैरेलली मैनोज बनता है और इसको उल्टा करने पे ये बनेगा, ठीक ना? तो ये स्ट्रक्चर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। एक और करवा देते हैं, बाद बाकी ऐसा नाम कोई एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है। करने के लिए तो एचओएच करते रहो, डजंट मैटर लॉट। और ये नाम के थ्रू गो थ्रू हो जाइए एक बार, और अपने मन से जो मन में आए क्रोनोलॉजी बना लीजिएगा। क्रोनोलॉजी समझते हो ना? कुछ भी निमोनिक्स बना लीजिएगा ना, तो क्रोनोलॉजी। निमोनिक्स अपने मन से कोई पोयम वोयम बना के याद कर लो, ठीक है? इट्स ओके, योर वॉलंटियरी चॉइस। ओके, याद करने के लिए कुछ और लिख लेना। अब देखो तो, लिक्सोस का कोई स्ट्रक्चर है क्या आपके बुक कॉपी में? लिक्सोस है क्या? कैसे बोलो जल्दी? एल्डोपेंटोस में आएगा, बोलो आएगा। कैसे स्ट्रक्चर है बोलो? ओ एच है या एच ओ एच? एच ओ एच है, फिर क्या है? एच ओ एच। लिक्सोस पूछ रहा हूँ। ओ एच है ना? हद, लेकिन जानते हो हद इंसान है। क्या बोल रहे हैं पता है? देखिए देखिए दिमाग, एच ओ है। वाह, एच ओ ओ एच तभी कहलाएगा तो वैसे लिखाएगा। ई ओ एच नए है, ये एच ओ है। वही मतलब हद सिचुएशन, बताइए इसको एच ओ पढ़ रहे हैं, ई ओ एच नहीं होगा। बेंजीन, नहीं, ये बेंजीन नहीं है। इधर से देखेंगे तब बेंजीन लगेगा। मतलब हद से जो है यार तुम लोगों का। आगे क्या हुआ बोलो? एच ओ एच है क्या? फिर ओ एच एच, ऊपर क्या लिखा हुआ है? एच। क्या बोल रहे हैं यार मैं? लाओ भाई। पकड़िए। ओके, चलो ये क्या है बताओ? लिक्सोज। लिक्सोज में बस एक चीज याद रखना, क्योंकि अभी ये स्ट्रक्चर पढ़ाया ना, मैंने मोनोमेरिक स्ट्रक्चर में एक पढ़ाया था। इसमें क्या करना बच्चा? एच ओ एच कर लेना। कर लिया? अब यहाँ पे 1 2 3 4, लुक हियर,
1 2 3 4 कर लिए। OH यहाँ पे जो है ऐसे कॉपी कर दो, OH 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 H H H HOH जोड़ोगे तो HOH जुड़ जाएगा, बोलो हाँ या ना। और ये क्या हो जाएगा बोलो, CHO CH2OH। इसी स्ट्रक्चर को गैलेक्टोज कहा जाता है। अभी कुछ देर पहले करवाया था ना, तो गैलेक्टोज इज दिस। बस ये कर लो, दैट्स इट, उसके बाद कोई ज्यादा नहीं है। अब आइडोज होता है, एलोज होता है, डजंट मैटर अलॉट, कर लो ये सब, ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए यहाँ तक क्लियर है। ऑल अबाउट सुनो सारे बच्चे, ये हो गया कार्बोहाइड्रेट्स का हिस्सा, ठीक है। हम लोग का पहला हिस्सा बायोमोलिक्यूल्स में कार्बोहाइड्रेट्स था, दिस ऑल अबाउट द कार्बोहाइड्रेट्स। नाउ द सेकंड पार्ट इज द एमिनो एसिड्स। क्या है बताओ, एमिनो एसिड। तो अब जो हम लोग करने जाएंगे वो कौन सा करेंगे बताओ, एमिनो एसिड। गिव द टॉपिक एमिनो एसिड। गिव द टॉपिक एमिनो एसिड। हो गया, कौन सा एसिड है बताओ, एमिनो एसिड। चलिए देखिएगा, लुक हियर, एमिनो एसिड्स, समझिएगा सभी कोई, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा बताओ यार, इसके नाम से क्या नजर आ रहा है। कोई ऐसा कंपाउंड है जिसके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट तो होंगे, आया ना। डिस्कशन बंद हो जाए तो इधर पर है, सुनो, कितने फंक्शनल ग्रुप होंगे, दो। द पहला वन इज द एमिनो, कम्स फ्रॉम द वर्ड एमीन। एसिड याद करो, ज्यादातर एसिड वर्ड का हम इस्तेमाल कार्बोक्सिलिक एसिड में करते हैं जब कभी ऑर्गेनिक एसिड पढ़ते हैं। मतलब ये बात का श्योरिटी है, इसके अंदर दो प्रकार के फंक्शनल ग्रुप होंगे, एक तो एमीन वाला हिस्सा जिसको आप NH2 कह लो, और एक एसिड वाला हिस्सा जिसको COOH कह लो। तो एमिनो और एसिड बन ही जाएगा, बोलो हाँ या ना, बन जाएगा। अब इस एसिड के बारे में बात करो, तो RCH COOH बना दिया ऐसे, और इसके साथ लगा दिया NH2,
ठीक ना? नाउ दिस ग्रुप रिप्रेजेंट्स द एमीन ग्रुप और दिस इज द एसिड ग्रुप। तो ये दोनों मिलके क्या कहला जाएंगे? नाउ याद करो, इसके पड़ोसी वाले कार्बन को पहला कार्बन विच इज लिंक्ड विद द फंक्शनल ग्रुप इज कॉल्ड एज अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन कहलाता है? ऑन द बेसिस दैट की पड़ोसी वाला कार्बन इज द अल्फा कार्बन, दिस एसिड इज कॉल्ड एज अल्फा एमिनो एसिड। कौन सा एसिड कहलाता है बोलो? अल्फा एमिनो एसिड। व्हाई इट इज अल्फा एमिनो एसिड? बिकॉज ये पड़ोसी वाले कार्बन में, और कई बार सुने होगे खास करके जब कोई प्रचार प्रसार वाला आता है, कोई प्रोटीन ड्रिंक बेचेगा तो उसके अंदर बोलेगा अल्फा एमिनो एसिड्स प्रेजेंट इज द अल्फा एमिनो एसिड। ऐसा क्यों बोलता है कि अल्फा एमिनो एसिड प्रेजेंट है? बिकॉज प्रोटीन का मेजर कंस्टिट्यूएंट ही यही होता है। प्रोटीन इज द नेसेसरी थिंग जो कि हमको जीने के लिए काम में आता है। ठीक है, आगे तो हम कार्ब्स रह के भी जी सकते हैं, बट प्रोटीन के बिना हमारा बॉडी का ग्रोथ नहीं होता है। इसलिए स्टार्टिंग फेज में ही जब बच्चा जन्म लेता है तो आफ्टर दैट उसको मदर फीड क्यों कराती है मिल्क? द रीजन इज द हाई कंटेंट प्रोटीन इज प्रेजेंट देयर ना। तभी तो बॉडी का ब्रेन, बोन सब कुछ ग्रो होना चालू होता है। कार्ब्स से तो आप केवल एनर्जी लेते हो अपने काम के लिए, कार्ब्स खत्म एनर्जी भी डाउन हो जाता है। ओके, बट आप बॉडी के अंदर जो स्ट्रक्चरल या आपका जो एक फिजिकल स्ट्रक्चर जो ग्रो हो रहा है वो क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रोटीन्स। इधर आपके बोन्स का ग्रो होना, आपके नेल्स का ग्रो होना, आपका हेयर का ग्रो होना, आपके मसल्स का ग्रो होना, आपका बॉडी के स्ट्रक्चर का बनना, दैट इज ऑल अबाउट व्हाट जल्दी होता है प्रोटीन। और प्रोटीन का मेजर स्ट्रक्चर एमिनो एसिड ही होता है। क्या होता है? एमिनो एसिड। एक काम करोगे, सबसे पहले एमिनो एसिड के बारे में कुछ लिखो, लिखेगा, लिखेगा। पहला पॉइंट, इट हैज टू फंक्शनल ग्रुप, इट हैज टू फंक्शनल ग्रुप as COOH and NS2. It has two functional group as COOH and NS2. COOH and NS2. It has two functional group as COOH and NS2. COOH and NS2 and NS2. ये तो बात क्लियर हो गया? बोलो हाँ या ना? नेक्स्ट लिखेगा, नेक्स्ट लिखेगा, नेक्स्ट लिखेगा। अल्फा एमिनो एसिड्स आर, अल्फा एमिनो एसिड्स आर monomers of protein. Alpha amino acids are, here is alpha amino acids, are monomers of protein. Alpha amino acids are monomers of protein. Alpha amino acids are monomers of what? Protein. Alpha amino acids are monomers of what? Protein. Next, there are 23 naturally occurring amino acids. There are 23, 23 लगभग, 23 naturally occurring alpha amino acids. Alpha amino acids. Alpha amino acids. 23 नेचुरली अकरिंग अल्फा एमिनो एसिड्स। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूँ, प्रोटीन का केवल एक ही सोर्स है क्या? वेज भी है, नॉन वेज भी है, प्लांट बेस्ड प्रोटीन भी आता है, बोलो हाँ या ना? जैसे कि सोया चंक्स हम खाते हैं या सोया मिल्क बनता है, इट्स अ सोर्स ऑफ प्रोटीन कमिंग फ्रॉम द प्लांट, बोलो हाँ या ना? और बहुत सारे सीड्स हैं जो कि आपको प्रोटीन सोर्सेज दे रहे हैं, इवन कि कुछ कुछ प्लांट के स्टेम्स भी प्रोटीन प्रोवाइड करते हैं, यार यस और नो? और आपको ये तो पता है मेजर सोर्स नॉनवेज होता है, बट जो नॉनवेज नहीं खाते हैं उनके लिए बहुत सारे अल्टरनेटिव ऑप्शंस प्रेजेंट है या नहीं है? दैट इज बेसिकली व्हाट, जल्दी बताइए। 23 लगभग 23 अल्फा एमिनो एसिड्स के सोर्स हैं जहां से प्रोटीन ऑब्टेन होता है। ठीक है, बट द मेजर सोर्स अपने अर्थ में जो प्रेजेंट है एमिनो एसिड्स का, वो आपका भैया वो मिल्क ही होता है। ये रियलिटी है, मीट भी नहीं, मिल्क इज द मेजर सोर्सेस। क्यों मिल्क इज द मेजर सोर्सेस? अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा बेसिक्स पे जाओ। आप कई बार देखोगे बॉडी बिल्डिंग सेक्शन में एमिनो एसिड एमिनो एसिड एमिनो एसिड का खूब नाम लेते हैं वो लोग, और वो प्रचार करने वाले मसल प्लेज वाले जो आएंगे
वैसे करके दिखाएंगे, इस स्ट्रक्चर को जरूर दिखाएंगे अल्फा एमिनो एसिड्स के, ऐसे COH NH2 बना रहेगा कुछ अजीब सा स्ट्रक्चर। तो ये जो बना के वो देते हैं, ये बेसिकली आपको क्या लगता है, वो जो मसल ब्लेज का डब्बा आता है इसके अंदर स्टैक्स होते हैं कि 25 ग्राम का स्कूप ले लो, प्री वर्कआउट, पोस्ट वर्कआउट, वट एवर इट मे बी, तो वो जो प्रोटीन का सोर्सेज होता है वो कहाँ से आता है? आप देखोगे, खास करके मैं बताता हूँ, द कंट्री इज ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में जितना ज्यादा गाय का, ठीक ना, पालन किया जाता है और हाई क्वालिटी की गाय आती है वहां पे, और उनके मिल्क को प्रोड्यूस करके उनसे एक्सट्रैक्ट करके प्रोटीन्स निकाले जाते हैं, ठीक ना। इट्स अ ह्यूज एक्सपेंसिव सोर्सेस कि वहां से निकाले जाते हैं, इसलिए आप हाई क्वालिटी प्रोटीन अगर खरीदने के लिए गए तो लगभग आपको लगभग 3 या 4 केजी के डब्बे का कॉस्ट लगभग ऐसा मानो ना 2,000 रुपए पर केजी पड़ जाता है वो, अगर एक्चुअल है तो। रीजन समझ ही रहे हो क्यों। अब अगर इंडिया के अंदर भी कोई प्रोड्यूस कर रहा है तो ऑब्वियस सी बात है हाई क्वालिटी उसको। अब रीजन तो समझो ना, इंडिया के अंदर टेम्परेट इन्वायरमेंट है, टेम्परेट इन्वायरमेंट के अंदर मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा कर पाना पॉसिबल नहीं है। वी आर इन द ट्रॉपिकल रीजन, बट ऑस्ट्रेलिया इज जस्ट लाइक डाउनवर्ड फ्रॉम द इक्वेटर, इक्वेटर से नीचे की तरफ प्रेजेंट है, तो वहां कहीं ना कहीं इट इज प्रेजेंट नियर द पोल्स, तो वहां पे विंड्स वैसे जा नहीं पाती है। अब सुने हुए ट्रॉपिकल विंड्स, ठीक ना, वो हमारे रीजन में घूम घूम के बारिश और गर्मी लाते रहती है, बट वहां पे तो नहीं होता। वहां पे क्या है, वहां पे इन्वायरमेंट काफी काम है, और अगर काम है इन्वायरमेंट तो इस कारण से वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो पाता है। इसलिए मेजर सोर्सेज में कंपनी देखेंगे क्या, अपने मिल्क प्रोडक्शन के लिए ऑस्ट्रेलियंस पे डिपेंड करती है, ठीक है। और वहाँ काफी हाई क्वालिटी की गाय आएंगी, देखेंगे काफी ज्यादा तंदुरुस्त रहती है, मोटी छोटी रहेंगी वो, और काफी खूबसूरत सी रहती है भैया, ठीक ना। और उसका अब उनसे जो प्रोड्यूस किया जाता है तो उससे भैया कंटेंट ऑफ प्रोटीन भी ज्यादा होता है, बिकॉज बटर ज्यादा एक्सट्रैक्ट होता है, घी ज्यादा एक्सट्रैक्ट होता है। फिर उसको बाय द वे उनकी जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, आई डोंट नो इट, वेदर आप कहीं देख लेना, बट उससे आपको मिल्क निकाल के, इसलिए इतनी ज्यादा महंगी पड़ती है चीजें, ठीक ना। अब लोग तो क्या कहते हैं, डब्बा खा रहा है, डब्बा खा रहा है, डब्बा खा रहा है। अब जानकारी के अभाव में जो कह लो, फिर क्या बोलेगा, डब्बा खा लिया शरीर बन गया, फिर डब्बा छोड़ दिया। अरे भाई, बॉडी इज अबाउट द फ्यूल की तरह, आप खाना देना जिस टाइम पे छोड़ेंगे बॉडी फिर से अपने शेप में आएंगी, ये तो कोई मीनिंग ही नहीं हुआ ना। आप बोल दो कि भैया मैंने किसी टाइम पे जाके इतना इतना मेहनत करा था, तो क्या लग गया खाना, तो पूरी जिंदगी भर लगता रह जाएगा क्या? जिसे मेंटेन करना वो क्या एक ही बार लगता है दिन भर में? नहीं। या फिर कुछ ऐसा सोचते हैं कि दिन भर में एक बार खा ले तो रात भर भूख नहीं लगेगा, ऐसा है ही नहीं हमारा बॉडी। हमारा बॉडी एक सर्टेन टाइम पे सर्टेन मील चाहता है, इसीलिए एटलीस्ट हम 3 बार इंटरवल करके खाना खाते हैं, ठीक है। बट बॉडी बिल्डिंग सोर्सेज में आपको देखिएगा 6 बार का वो डाइट रिकमेंड करते हैं, ठीक ना। तो बिकॉज हमारा बॉडी ऐसे नहीं बना है। और कभी कभी बोलेंगे ऐसे, कई बार ऐसे बोलते सुने होगे ना कि फलाना लोग गया, खूब डब्बा खाया, ऐसे खूब बोलते क्लेम करते हैं, शरीर फूल गया था फिर पिचक गया। अरे भाई ऐसा नहीं होता है, अगर आप डाइट छोड़ेंगे एक सर्टेन टाइम पे तो आपका बॉडी श्रिंक करेगा, नेचुरल वे है। आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा उसको डालना पड़ेगा, तभी जाके बॉडी वो शेप को मेंटेन कर पाएगा, बिकॉज मसल्स को एनर्जी चाहिए ना, उसको उतना डाइट चाहिए तभी तो मेंटेन हो पाएगा। आप क्या करेंगे, एक बार में 6 महीना खा लिया फिर वो जिंदगी भर मेरा वैसा ही रह जाए, भाई वो थोड़ी ना कोई केमिकली चीज है, वो कोई इम्यून बढ़ाने वाला वैक्सीन थोड़ी है जो एक बार लगा दिया जिंदगी भर बीमारी नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आया समझ में? तो इस रीजन से इतना महंगा होता है ये, ठीक है। और ये कोई खराब सोर्स नहीं है, जो हाँ ये बात अलग है, पायरेसी दुनिया के अंदर हर जगह प्रेजेंट है। हो सकता है इसमें कोई पायरेटेड वर्कर्स आ जाए और आपको गलत चीज थमा दे, वो तो पायरेट हर कुछ मिलता है यार, है कि नहीं। और सारे लोग एप्पल का कॉपी करके बना देते हैं, 5,000 में बेच देते हैं, तो वो तो कोई मीनिंग नहीं हुआ ना। अब चोर बाजार के अंदर जाओ, वहां पे पता नहीं आपको लैपटॉप बना बना के देंगे एकदम फ्रेश, 10,000 में न्यू लैपटॉप ले जाइए, पता नहीं कहाँ से लाते हैं वो लोग माइक्रोचिप्स वैसे वैसे। और हमारे यहाँ कैसे देखा जाता है बता दे, जैसे मान के चलो, जैसे ये रिमोट खरीदने गए तो इसके अंदर क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, काला है, डिजाइन अच्छा लग रहा है, सुंदर भी है, कोई फर्क नहीं इसके प्रोसेसर से, बात भी नहीं करना है, देखने से ऊपर से सुंदर लगना चाहिए। इसी बात का फायदा उठाते हैं इंडियंस के ऊपर, इंडियन को यही चीज चाहिए, इंडियन को ऊपर का चमक बहुत अच्छा चाहिए, ये रियलिटी है। फिर वो क्या करेंगे, क्या करते बताते हैं, जो बहुत ज्यादा यूज्ड कंप्यूटर होते हैं ना, उन सारे कंप्यूटर को वापस लाया जाता है इंडिया के अंदर, ठीक ना।
और फर्दर क्या होता है, ऊपर का पूरा बेसिक सिनेरियो बदल दिया जाता है। चीप वही क्वालिटी का रहता है और बाद बाकी सब कुछ क्या करेंगे वो, ऊपर से जो मोटे-मोटे चीज़ है, कीबोर्ड्स, फाइबर्स, स्क्रीन, वो सब चीज़ बदल के दे देंगे। तो वही लगेगा चकाचक नया है ये और पता नहीं उसके अंदर का पूरा का पार्ट पुर्जा हिला हुआ है। मतलब उसका चिप ही खत्म हो चुका है, यूज़ कर के और उसी को बेच देते हैं, यहाँ पे लोग पागल होते रहते हैं। आप जितने भी लैब्स यहाँ पे खुलते हैं, कंप्यूटर लैब जो देख रहे हो, उनके अंदर महज़ कंप्यूटर 6 से 7,000 रुपए का लगा रहता है। मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ रेट आपको। 7 से 8,000 बहुत हो गया मैक्स टू मैक्स। कंप्यूटर का रेट बता रहा हूँ सब कुछ के साथ। और वो रेट्स वाले कंप्यूटर आपको जाओगे दिल्ली में, वेस्ट बंगाल इज़ द नियर वन, कलकत्ता। वहाँ पे मेजर अमाउंट में मिलते हैं, धड़ाधड़। तो बहुत बड़ा धांधली चलता है और लोग वहीं खरीद के बेचते हैं। अब ज़्यादा कंप्यूटर दिखाना है तो उन लोग को देखने के लिए। अब यहाँ पे कोई आया, उसको नहीं मतलब है क्या पढ़ाई हो रहा है, उसको क्या देखना है? अच्छा एसी लगा है। ओह अच्छा इतना कंप्यूटर है यहाँ पर। बस उसको देखना है 1, 2, 3, 4, 5 50 गो कंप्यूटर था। अब गो का मीनिंग ही नहीं पता है, उसमें एक भी कंप्यूटर काम नहीं कर रहा। सीधी बात है ना, अब एक्सेल का नॉर्मल फाइल वर्क कराने के लिए काम तो नहीं करना है, बस ये चीज़ें हो जाती है। क्लियर हो गई बात है? अमीनो एसिड्स। चलिए लिखिएगा आगे। आगे लिखिएगा। उसी तरीके से दिस इज़ कॉल्ड एज़ अल्फा अमीनो एसिड। बीटा क्या हो जाएगा बोलो? बीटा कब कहलाएगा? एक पोज़ीशन को छोड़ दो यार। दैट इज़ कॉल्ड एज़ व्हाट, जल्दी बताओ सभी कोई। इट्स अ बीटा अमीनो एसिड। क्या कहलाता है बोलो? बीटा अमीनो एसिड। ओके? उसी तरीके से और थोड़ा दूर चले जाओ तो क्या कहलाएगा? गामा अमीनो एसिड। ये नेम होते हैं अलग-अलग कॉन्फ़िगरेशन के, लिख लो प्लीज़। एनसीईआरटी में दे रखा है, आप भी याद रखो। अल्फा एमिनो एसिड देखो सीधी बात है। सीओएच के बगल वाला अल्फा, उसके बगल वाला बीटा, फिर अल्फा, यही हो गया क्या? इन लो कॉपी सभी कोई। ये अल्फा, बीटा और ये गामा। अल्फा एमिनो एसिड, बीटा एमिनो एसिड एंड गामा एमिनो एसिड्स। याद रखना आप जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां पे एक बॉक्स दे रखा है एमिनो एसिड का। बट मैं बता रहा हूँ आपको बॉक्स से ज्यादा बहुत कम सवाल आते हैं। चुनिंदा 2-4 स्ट्रक्चर्स ही पढ़ने हैं उसमें से। आपको ज्यादा थ्योरेटिकल बेस्ड सवाल ज्यादा आते हैं एमिनो एसिड से। ठीक है? बट मैं बता दूंगा मार्क करके कौन सा कहाँ लिखना है। ठीक है? थ्योरीज इसमें ज्यादा होंगे, थ्योरी का सारा डिफरेंसेस मैं करवा दूंगा आपको। ओके, गो थ्रू एनसीईआरटी हो जाएगा। डीएनए आरएनए ट्रेड्स भी पढ़ने हैं यहाँ पे थोड़े बहुत, ठीक ना? वो यूरासिल थायामीन वाला पढ़ा होगा ना बायोलॉजी वाले। हाँ, एडिनिन गुआनिन, क्या है? एडिनिन गुआनिन साइटोसिन थायामीन यूरासिल्स। हाँ तो वही सब आपको यहाँ भी पढ़ने हैं, बट थियोरेटिकली पढ़ना है। ओके, दिस अल्फा एमिनो एसिड, दिस बीटा एंड दिस व्हाट, जल्दी बताइए गामा एमिनो। अब एमिनो एसिड से जो प्रोटीन बनते हैं, प्रोटीन बनने का तरीका यही होता है कि आपको अल्फा एमिनो एसिड से बनना है। जैसे लिखोगे पहले प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ प्रिपरेशन ऑफ different amino acids, preparation of different amino acids, preparation of different amino acid. The first one is called as a lactide. The first one is called as a lactide. लैक्टाइड कहाँ होगा बोलो तो यार, खुद ही बोलो। मिल्क के अंदर प्रोटीन प्रेजेंट होता है, आया समझ में? तो वहां पे जो प्रोटीन था वो लैक्टोज था ना। लैक्टोज तो बेसिकली क्या है? लैक्टोज प्रोवाइड द स्वीट टेस्ट।
और द कार्ब सेक्शन और द एनर्जी सेक्शन ऑफ द प्रोटीन। जो बॉडी बिल्डअप होते हैं, बोलते हैं ना कि वो लेट सपोज बचपन में हम लोग को सिखाया जाता है कि भाई कम्प्लान वगैरह वगैरह जितने भी ड्रिंक्स आते हैं दैट इज मिक्सड इन द मिल्क और हमें दिया जाता है हमारे बॉडी को स्ट्रांग करने के लिए। वो है बिकॉज ऑफ दिस। मिल्क के अंदर बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उनमें से कार्बोहाइड्रेट्स तो था ही, और ये क्या चीज है? प्रोटीन है। बनता कैसे है? ध्यान देंगे सारे बच्चे। अल्फा एमिनो एसिड्स का इस्तेमाल किया जाता है। कौन से एसिड का जल्दी बताओ? अल्फा एमिनो एसिड का। एंड व्हाट इज अल्फा एमिनो एसिड सारे बच्चे? क्या होता है फॉर्मूला बोलो? RCH2CH, इसको ऐसे कर लो, COOH और NH2 कर लो। ओके, अब इसके एक और ग्रुप को ले लो, CH ले लो, यहां से R ले लो, पलटी मारो, NH2 कर लो और यहां से क्या कर लो? COH कर लो। ओके, अब यहाँ पे आपको बनाना है एसिड, तो यहां से बच्चा ले लो, क्या करना है आपको? सिंपल है, NH2 को क्या लेंगे? NH और क्या चीज? H। H और OH यहाँ पे हटा दो, ठीक है, और यहाँ पे क्या है? NH और यहाँ पे H, और H और OH यहाँ से हटा दो। ओके, हट गया। वाटर मॉलिक्यूल्स हट गए, 2 टाइम्स वाटर मॉलिक्यूल्स को हटा दो, और यहाँ पे क्या बन जाएगा जल्दी बताओ? RCH, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? CO, और यहाँ पे क्या बन जाएगा? NH। बोलो यार हाँ या ना? अरे HOH H2O नहीं हटा क्या? और बोलो NH और क्या बन जाएगा? बोलो CH और R। फिर नीचे आ जाओ, नीचे के साथ ये CO ग्रुप बचेगा क्या? CO ले आओ, क्या बचेगा? NH लगा दो, लिंक कर दो। आया समझ में? एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज अ लैक्टाइड। कई बार पूछा हुआ है, प्लीज स्टार करके लिख लीजिएगा लैक्टाइड। 3-4 प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर्स आपको दिमाग में रखने हैं, उनमें से ये एक। सारे बच्चे कार्बोहाइड्रेट्स वाला सेक्शन पूरा पढ़ लेंगे। COH और NH2 को उल्टा करके लिख लो ना यार, NH2 ऊपर कर दो, COH नीचे कर दो। That's it।